रामपुर लोकसभा उपचुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होना है, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। वोटिंग के लिए 454 बूथ बनाए गए हैं। 2000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 34 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 6 जोनल मजिस्ट्रेट में रामपुर को बांटा गया है। इतना ही नहीं, शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम भी तैयार किया गया है। सारी तैयारियां हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। 454 सभी बूथों के लिए हमारी जो पोलिंग पार्टीज हैं, सभी पोलिंग पार्टीज रवाना हो गई। जो शिकायतें आएंगी उसके लिए हमने कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। लगातार हमारी टीमें जाके वो शिकायतों को दूर कराएगी। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान के लिए बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। हर बूथ पे पैरामिलिट्री है और हर 15 मिनट में 20 मिनट में कोई न कोई सेक्टर मोबाइल है और आपका क्लस्टर मोबाइल है, या सो काम घूमता रहे। रामपुर विधानसभा में कुल 3,88,994 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 2,06,904 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,82,052 है। रामपुर विधानसभा उपचुनाव के साथ साथ मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रशासन का दावा है कि शांतिपूर्ण मतदान होगा। वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। कल सुबह से लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। केंद्रीय चुनाव आयोग की इस उपचुनाव पर नजर है। वोटिंग के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। मैनपुरी वोटिंग के लिए तैयार। मतदान केंद्र 1269, मतदेय स्थल 1756, कुल मतदाता 17.5 लाख, कुल मतदान कर्मचारी 9015, वेबकास्टिंग 1757 बूथ, सेक्टर मजिस्ट्रेट 163, जोनल मजिस्ट्रेट 28। आयोग के मानक के अनुरूप सभी जगह पुलिस बल लगाएंगे, जिससे कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराया जा सके। मैनपुरी लोकसभा सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है। सपा के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है, तो वहीं भाजपा यहां जीत का दावा कर रही है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में चाहे जीत किसी भी दल की हो, लेकिन इस बार मैनपुरी की जनता इतिहास रचने जा रही है, क्योंकि मैनपुरी में आज तक कोई महिला या शाक्य उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया है। लिहाजा मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के दंगल में मुलायम सिंह यादव की बहू डिम्पल यादव मैदान में है, तो वहीं भाजपा की तरफ से डिम्पल यादव को रघुराज शाक्य चुनौती दे रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में वोटिंग से पहले राजनीति तेज हो गई है। सपा ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि भाजपा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत को रोकने की साजिश रच रही है। दरअसल मैनपुरी के दंगल में सपा और भाजपा ने एक दूसरे पर बयानबाजी तेज कर दी है। वोटिंग से पहले सपा के प्रतिनिधिमंडल ने यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और भाजपा पर उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। मैनपुरी में, रामपुर में, खतौली में जो कुछ हो रहा है, इससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करती है। इतना ही नहीं, प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने भी भाजपा को आड़े हाथों लिया। शिवपाल यादव ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे घरों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सिविल ड्रेस में एक पुलिस का आदमी ड्रोन को उड़ा रहा था। सभी थानों अध्यक्षों को भी निर्देश दे दिए गए हैं, जहां पर भी समाजवादी पार्टी के हैं उन्हें रोक लो। सपा भले ही भाजपा पर हमलावर है, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर मैनपुरी में कमल खिलने की गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि मैनपुरी में निष्पक्ष चुनाव में साइकिल पंचर होगी। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, तो वहीं भाजपा का मकसद सपा के किले को भेदना है। खतौली विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। मतदान को लेकर पुलिस अलर्ट है। मुजफ्फरनगर नवीन मंडी से पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन मुस्तैद है। वोटिंग के लिए 170 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1600 से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा के लिहाज से खतौली को 9 जोन और 37 सेक्टर्स में बांटा गया है। 21 से ज्यादा संवेदनशील बूथों पर फोकस रखा जा रहा है। खतौली विधानसभा उपचुनाव में 3,12,000 से ज्यादा लोग वोटिंग करेंगे। कुल हमारे यहाँ 369 बूथ हैं, तो उतनी ही पार्टियां हमारी रवाना हो रही हैं, तो हम लोगों ने सारी तैयारियां कर ली हैं। इतना ही नहीं, वोटिंग में खलल डालने वालों को भी प्रशासन ने कड़ी चेतावनी दी है। प्रत्येक बूथ पर जो है सीएपीएफ की तैनाती है। लोकल स्थानीय पुलिस और जहां जो बाहर की पुलिस है वो भी ऑब्जर्वर की देखरेख, उनके रैंडमाइजेशन के आधार पर उनको भी बूथों पर तैनात किया गया है। खतौली विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की राजकुमारी सैनी और रालोद सपा गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया के बीच कड़ा मुकाबला है। हालांकि जीत किसकी होगी, ये तो 8 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासी कोहराम मचा हुआ है। दरअसल विवाद यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित कमेटी के कार्यकाल बढ़ाए जाने पर है। कमेटी का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति अलग है। ऐसे में एक मजबूत कानून बनाने के लिए कमेटी को अतिरिक्त समय की जरूरत थी। यूसीसी क्योंकि बहुत ही सघन तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर काम कर रही है, इस प्रक्रिया में कुछ समय और लगेगा, इसलिए हमने उसको 6 माह के लिए विस्तारित किया है। हालांकि अब इस मामले में कांग्रेस धामी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि महज एक राजनीतिक जुमलेबाजी है। कॉमन सिविल कोड की जो बात सरकार कर रही है वो सरकार का एक केवल राजनीतिक नारा है, एक राजनीतिक जुमलेबाजी है। सरकार उसको कर ही नहीं सकती। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में इस कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। अब 27 मई 2023 तक कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। ये कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ड्राफ्ट तैयार कर रही है और अब तक 2.5 लाख से ज्यादा सुझाव कमेटी को मिल चुके हैं। भारतीय नेपाल बॉर्डर पर इन दिनों टेंशन बढ़ गई है। उत्तराखंड के धारचूला में बॉर्डर पर विवाद बढ़ता जा रहा है। आज फिर धारचूला में नेपाल बॉर्डर पर पथराव की घटना सामने आई है। दोपहर 1 बजे नेपाल की तरफ से पत्थरबाजी की गई। नदी पार से लोगों ने भारतीय क्षेत्र में तटबंध का काम कर रही कंपनी के लोगों पर पत्थर फेंके, जिसमें कंपनी के कई मजदूरों के घायल होने की बात सामने आई है। एक बंदे का तो सर फट गया, हमारा वर्कर का, उसको हॉस्पिटल ले गए, मशीन के शीशे टूट गए। नेपाल की आर्मी सामने खड़ी है लेकिन उनको कुछ भी नहीं कर रही, ना मना कर रही, ना वहाँ का प्रशासन कुछ कर रहा। दरअसल कई दिनों से नेपाल की तरफ से पत्थरबाजी की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से तटबंध बनाए जाने को लेकर नेपाल ने आपत्ति जाहिर की है और अब पत्थरबाजी भी शुरू कर दी है। अब प्रशासन पूरे मामले की निगरानी कर रहा है। लोकल्स तक इनको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची होगी। हम लोग एक बार जिनको भी डाउट्स हैं उनको बुलाएंगे अपने ऑफिस में और सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। वहीं लगातार पत्थरबाजी के बाद अब नेपाल की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल बंद कर लिया गया है। काली नदी पर बने भारत नेपाल को जोड़ने वाले इस झूला पुल से हर रोज दोनों देशों के हजारों लोग आवाजाही करते हैं। अब देखना होगा कि ये विवाद कब खत्म हो पाएगा। कल से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। 5 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले लखनऊ में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के अलावा कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना, सुभाषपा से ओम प्रकाश राजभर, जनसत्ता पार्टी की तरफ से राजा भैया, जबकि सपा की ओर से मनोज पांडे, निषाद पार्टी की तरफ से अनिल त्रिपाठी और बसपा की ओर से उमाशंकर सिंह और आरएलडी के विधायक ने इस बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें सत्र को सुचारू रूप से चलाने के साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कल से शुरू होने वाले इस शीतकालीन सत्र में सरकार अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। 50,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट संभव। कल दोपहर 12:20 पर पेश होगा अनुपूरक बजट। निकाय चुनाव को देखते हुए बड़ी घोषणाएं संभव। GIS 23 के लिए अलग से बजट का प्रावधान। कानपुर सहित सभी मेट्रो के लिए भी अलग प्रावधान संभव। ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी के लिए अलग से राशि की होगी व्यवस्था। जेवर एयरपोर्ट सिंचाई विभाग कल्याणकारी योजना के लिए अलग राशि। इस शीतकालीन सत्र में कुछ बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। यूपी में नगर निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आरक्षण सूची जारी होने के बाद सियासी गदर भी शुरू हो चुका है। वाराणसी में जहां सभी दलों ने नगर निकाय चुनाव में ताकत झोंक दी है, तो वहीं आरक्षण की लिस्ट पर अब विरोधी सवाल खड़े करने लगे हैं। सपा और कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर विरोध जताया है। ये जो आरक्षण हुआ है पूरे सत्ता और सरकार के दबाव में हुआ है। जो पुरुष जिसको हरा नहीं पा रहे थे वहाँ पे उस जात को बदल के पिछड़ी कर दिया गया, कहीं ओबीसी कर दिया गया। आरक्षण लिस्ट को लेकर विरोध के बीच भाजपा परचम लहराने की तैयारी में जुटी है। 73 नगर पंचायतों की बैठक आज आहूत की गई है। अगर बात करें निकाय चुनाव के समीकरण की, तो यूपी में कुल नगरीय निकाय 763 हैं, नगर निगम 17, नगर पालिका परिषद 200, नगर पंचायत 546, कुल वार्ड 13,980, कुल मतदान केंद्र 13,988, मतदेय स्थल 42,947, मतदाता बढ़े 91,44,000, कुल मतदाता 4 करोड़ 27 लाख के करीब हैं। माना जा रहा है कि 10 दिसंबर के बाद स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और 14 जनवरी से पहले चुनाव खत्म कराने की तैयारी है। योगी सरकार में लगातार बाहुबली विजय मिश्रा पर कार्रवाई जारी है। पूर्व विधायक पर लखनऊ में बड़ी कार्रवाई हुई है। बाहुबली विजय मिश्रा के इस आलीशान बंगले को भदोई पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दिया है। लखनऊ की सुशांत गोल्फ सिटी में 11.5 करोड़ की कीमत के इस बंगले को भदोई पुलिस ने लखनऊ पुलिस की मदद से कुर्क कर लिया है। मुकदमा अपराध संख्या 109/22 गैंगस्टर एक्ट थाना गोपीगंज में दर्ज है। भदोई का थाना गोपीगंज
वहां पर विजय कुमार मिश्रा पुत्र स्वर्गीय रामदेव मिश्रा, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। दरअसल बाहुबली विजय मिश्रा का ये फ्लैट उसके बेटे विष्णु मिश्रा की बहू रूपा मिश्रा के नाम पर था। फिल्मी सितारों के फ्लैट को टक्कर देने वाले इस आलीशान बंगले को भदोई डीएम के आदेश पर कुर्क किया जा चुका है। अब हम कहीं भी जाएंगे भाई, कहीं किराए पर 2 कमरा लेंगे तो ना पोती पढ़ाएंगे, नहीं पोती पढ़ाना होगा तो अपने मैके चली जाएंगे। इलाहाबाद के घर मकान मेरा टूट गया है। आरोप है कि विजय मिश्रा ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर अवैध रूप से अर्जित धन से संपत्ति खरीदी थी। जानकारी के मुताबिक आगरा जेल में बंद बाहुबली विजय मिश्रा पर 80 से ज्यादा केस दर्ज हैं और इस आलीशान बंगले के अलावा विजय मिश्रा की अब तक लगभग 50 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। कहते हैं टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती। राजधानी लखनऊ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ 4 छात्रों ने स्मार्ट कार बनाकर सबका दिल जीत लिया है। इन होनहार छात्रों ने जो व्हीकल बनाए हैं वो न सिर्फ लुक वाइज बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी परफेक्ट बताए जा रहे हैं। ये कार बनाए मुझे 7 महीने लगे। इसमें ब्लूटूथ स्क्रीन भी है जिससे अपना फोन कनेक्ट कर सकते हैं एंड ये 5G रेडी है, which means जैसे ही 5G लॉन्च होता है ये कार उसके साथ कंपैटिबल होगी। 7 साल से 13 साल की उम्र के इन युवा वैज्ञानिकों के टैलेंट ने सबका दिल जीत लिया। इन छात्रों ने एक खास बाइक भी बनाई है। 5 से 6 फीट हवा प्रदूषण हमारी गाड़ी के बगल में साफ करती है और इधर पीछे लगेगा। हमारे पास प्रोटोटाइप्स रेडी है। दरअसल इन युवा वैज्ञानिकों ने प्रदर्शनी में अपनी स्मार्ट कार को दिखाया और लोगों को बताया कि कैसे ये गाड़ियां पर्यावरण के लिए माकूल हैं। विराज को ये लगा कि पापा क्या हम कार बना सकते हैं, तो हमने कहा नहीं बिल्कुल बना सकते हैं। तो बोले उसमें बहुत पैसे वैसे लगते हैं, तो उन्होंने नहीं कोई बात नहीं, यू कैन डू इट, आई एम विद यू। प्रदर्शनी में पहुंचे लोगों ने इन छात्रों की हौसला अफजाई की। अब जल्द ही स्मार्ट कारों का प्रदर्शन लोक भवन में मुख्यमंत्री के सामने भी किया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े निकायों में से एक दिल्ली नगर निगम के लिए मतदान खत्म हो चुका है। दिल्ली में नगर निगम की 250 सीटों के लिए मतदान 5:30 बजे तक चला। मतदान को लेकर वोटर्स में काफी उत्साह देखने को मिला। प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब इंतजार 7 दिसंबर का है जब चुनाव के नतीजे आएंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव में 1349 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। 13,638 पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं ने वोटिंग की है। दिल्ली में 1,45,000 से ज्यादा मतदाता है, जिनमें पहली बार वोट डालने वालों की संख्या 95,458 है। दिल्ली नगर निगम में 4 बजे तक करीब 45% मतदान हुआ है। दिल्ली नगर निगम दुनिया के सबसे बड़े निकायों में से एक है। एमसीडी की सत्ता में पिछले 15 साल से भाजपा काबिज है। हालांकि पिछले चुनाव में आप ने पहली बार चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पर रही थी। 2017 के निकाय चुनाव में भाजपा ने 181 में जीत हासिल की थी। आपने 48 और कांग्रेस ने 27 वार्ड जीते थे। ऐसे में इस बार आम आदमी पार्टी एमसीडी में काबिज होने का दावा कर रही है, तो वहीं भाजपा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। हालांकि कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो 7 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा। हरियाणा के रेवाड़ी में दुकान में हुई चोरी। 36,000 रुपए के नोटों की माला चोरी करके फरार हुआ चोर। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली में 7 दिसंबर को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पार्टी के सांसदों के साथ करेंगी बैठक। शीतकालीन सत्र पर रणनीति होगी। वाराणसी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शंकर आई नेत्रालय का शिलान्यास किया। 250 बेड का यह अस्पताल हाईटेक मशीनों के साथ हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा। चंपावत में सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूर पर गुलदार ने हमला किया। गंभीर रूप से घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया। गाजियाबाद में चलती कार के ऊपर बैठे युवक का वीडियो हुआ वायरल। कार के ऊपर बैठकर जय श्री राम और हर हर मोदी के नारे लगा रहा युवक। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में चोर ने किया कार का इंजन कंट्रोल मॉड्यूल चोरी। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। धारचूला में पत्थरबाजी के बाद नेपाल की ओर से बंद किया गया अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल। 1 बजे से नेपाल की ओर से लगातार की जा रही पत्थरबाजी। रुद्रपुर जिला अस्पताल में नवजात के बाद महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। बाहुबली विजय मिश्रा की बहू की संपत्ति कुर्क। विजय मिश्रा ने अवैध कमाई से लखनऊ में खरीदा था आलीशान बंगला। 11 करोड़ 55 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है। यूपी की 30 सीटों पर उपचुनाव। कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथ पहुंची। मतदान के दौरान अर्धसैनिक बल, पीएसी और यूपी पुलिस के हवाले सुरक्षा। गोरखपुर में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। कहा सन्यासी कभी नकारात्मक नहीं रहता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा देश में देशभक्त नागरिकों की एक फौज खड़ी होगी। प्रदेश के युवा दुनिया में नाम कर रहे हैं। कानपुर में तेज रफ्तार का कहर दिखा। 3 गाड़ियों में हुआ भीषण एक्सीडेंट। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। फिरोजाबाद में ऑटो रिक्शा में बैठकर दोस्त की बहन की शादी समारोह से लौट रहे 7 दोस्तों को टैंकर ने टक्कर मार दी। हादसे में सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
मेरठ में भीषण कोहरे की वजह से कई गाड़ियां भिड़ी, 2 लोग घायल हुए। दिल्ली देहरादून हाईवे पर हादसे के बाद जाम लगा। और यह जिले के नेशनल हाईवे 91 पर ट्रक से टकराई इको कार, पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। लखनऊ में शादी समारोह में स्टेज पर दूल्हे को वरमाला पहनाते समय दुल्हन की हुई मौत, डॉक्टरों का दावा हार्ट अटैक से दुल्हन की जान गई। जालौन में चलता ट्रक बना आग का गोला, 20 सड़क धू कर जलते ट्रक से चालक और कंडक्टर ने कूदकर जान बचाई। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर ग्राम रंगवा की घटना। श्रावस्ती में अचानक गुमटी में लगी आग ने 3 घरों को अपनी चपेट में लिया, लोगों ने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई। अमरोहा में ट्रक ने बाइक को रौंदा, बाइक की टंकी फटने से आग लगी, आग की लाइव तस्वीरें सामने आई। रायबरेली में फुटवेयर प्लाजा दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी, आग लगने से आसपास के लोगों में हड़कंप। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का मामला। फतेहपुर में कोयले से भरी मालगाड़ी की एक बोगी में भीषण आग लग गई, रेलवे मास्टर ने मालगाड़ी को रुकवाते हुए दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया। उन्नाव में प्रधान के चचेरे भाई के बंगले में दबंगों ने लगाई आग, मकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। सहारनपुर में प्रशासन ने पुलिस टीम के साथ अवैध कब्जों को बुलडोजर से हटवाया, उपजिलाधिकारी ने कहा कि सभी को नोटिस दिया गया, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। खटीमा में वन भूमि पर बनाए गए अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला, जेसीबी की मदद से वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने कच्चे निर्माण ढहाए। कन्नौज में फिर अवैध निर्माण पर गर्जा बुलडोजर, दिगंबर सिंह यादव के स्कूल को बुलडोजर ने ध्वस्त किया, कई बार नोटिस दिया गया और उसके बाद ये कार्रवाई। श्रावस्ती में दलित नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार का आरोप, आनन फानन में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरदोई में किशोरी की हत्या करने वाला मुठभेड़ में घायल युवती की हत्या कर शव को दफन किया था। लखनऊ में आपसी विवाद में हत्या, 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अयोध्या में पिछले 9 दिनों से गायब छात्रा का कोई सुराग नहीं, 2 युवकों पर परिजनों को भी धमकी देने का आरोप, छात्रा का परिवार अफसरों के चक्कर लगा रहा। अमरोहा के हसनपुर इलाके में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, जमीन के सिलसिले में मुंसिफ कोर्ट गया था युवक। रुड़की में बीज खाने वाले तीनों में एक बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, घटना की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग और स्थानीय पुलिस ने विषैले पौधों को नष्ट किया। मेरठ में एक पति के विदेशी महिला से अफेयर के चलते पत्नी को मारने का मामला सामने आया, शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही। खटीमा में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, 2 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सौगात दी, 10 दून कनेक्ट इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम धामी ने बस में सफर भी किया, सीएम ने बस में सफर करने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा पर्यावरण संरक्षण के लिए इस तरह की बसें बेहद कारगर होंगी। देहरादून में बेसबॉल स्टिक हमले से युवक की मौत मामले में पति पत्नी अरेस्ट, कैफे में बेसबॉल से पीट कर की गई थी युवक की हत्या। देहरादून में लापरवाही के चलते थाना कैंट प्रभारी और उप निरीक्षक पर गाजगिरी, शनिवार को अचानक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया था राजभवन कूच। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत देहरादून का पलचन बाजार भगवा रंग में बनाया जाएगा, प्रशासन के इस फैसले के कांग्रेस ने विरोध किया। उत्तराखंड में धर्मांतरण और महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद भाजपा संगठन के पदाधिकारी ने मिठाई बांटकर जाहिर की खुशी, धामी सरकार का आभार जताया। देहरादून में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थामा भाजपा का दामन, भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की मौजूदगी में शामिल हुए। देहरादून में अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों की बैठक के सीएम धामी के फैसले को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया अच्छी पहल, कहा अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों की बैठक से लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान निकलेगा। हरिद्वार में अवैध कब्जा हटाने में तेजी से कार्रवाई, सिटी मजिस्ट्रेट ने पीपी एक्ट के तहत 50 से ज्यादा मामलों पर सुनवाई करते हुए कई अवैध कब्जा धारकों को हटाया। पौड़ी में मुख्य वन संरक्षक सुशांत कुमार पटनायक ने गुलदार प्रभावित इलाकों की मॉनिटरिंग शुरू की, रिहायशी इलाकों में गुलदार की सक्रियता ने बढ़ा रखी है लोगों की मुसीबत। अल्मोड़ा के ग्रामीणों को पशु क्षति का लंबे इंतजार के बाद मिलेगा मुआवजा, वन विभाग ने 50 लाख से ज्यादा की धनराशि जारी की। चंपावत पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लोहाघाट थाने के एसओ के नेतृत्व में चलाया गया चेकिंग अभियान, 7 नाबालिग बच्चों का बाइक चलाते पुलिस ने किया चालान। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अयोध्या के संतों की केंद्र सरकार से मांग, संतों ने सरकार से लिव इन रिलेशनशिप को खत्म करने की मांग की। आगरा में ताजमहल का दीदार करने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक, ताजमहल के पर्यटकों के दीदार से आसपास के दुकानदारों में रौनक। मथुरा में 6 दिसंबर को असली ईदगाह में अखिल भारत हिंदू महासभा के हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान के बाद प्रशासन हुआ अलर्ट, हिंदुवादी संगठनों पर पैनी नजर बनाए हुए है खुफिया विभाग। बुलंदशहर में यात्रा कर रही एक गर्भवती महिला ने बस में ही बच्चे को जन्म दिया, महिला और बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। हमीरपुर में रोड किनारे पड़े घायल युवक को स्थानीय लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, डॉक्टर ने भर्ती करने से किया इनकार तो स्थानीय लोगों ने काटा बवाल। कन्नौज में फर्जी दस्तावेजों से नौकरी कर रहे 13 शिक्षक बर्खास्त, जांच जारी, कई शिक्षक निशाने पर। उन्नाव में मोहल्लों में खड़ी कूड़ा गाड़ियां जंग खाकर मलबे में तब्दील, डीएम ने खबर का संज्ञान लेते हुए एडीएम को दिए जांच के निर्देश।
लखनऊ और कानपुर में रोजाना मिल रहे 10 से ज्यादा डेंगू के मामले। प्रदेश में अब तक डेंगू के 19,294 मरीज सामने आ चुके हैं। 25 मरीजों की जान जा चुकी है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 की ओवरऑल रैंकिंग में लखनऊ अव्वल रहा। ओडिशा में आयोजित कार्यक्रम में नगर आयुक्त महापौर को सम्मानित किया गया। जोशीमठ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक बाजार की शुरुआत की गई, जिसमें ऑर्गेनिक खेती की फसलें और हाथों से बनाए हुए ऊनी वस्त्र बेचे गए। लियोनेल मेसी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला अपने करियर का 1000वां मैच। मेसी ने बार्सिलोना के लिए खेले सबसे ज्यादा मैच। फिल्म डायरेक्टर एस राजमौली को मिला बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। फिल्म RRR के लिए अवार्ड दिया गया। रामपुर से खबर, जहां एसपी ऑफिस पर धरने पर बैठे हैं आसिम राजा। सपा कार्यकर्ताओं और बूथ एजेंट पर पुलिस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। पुलिस को हटाकर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। रामपुर से खबर, जहां एसपी ऑफिस पर धरने पर बैठे हैं आसिम राजा, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। सपा कार्यकर्ताओं और बूथ एजेंट पर पुलिस कार्रवाई का विरोध वहां पर किया जा रहा है। पुलिस को हटाकर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की जा रही है। और दरअसल इसी तरीके का नजारा उस वक्त भी देखने को मिला था जब अब से ठीक 6 महीने पहले विधानसभा का उपचुनाव हुआ था और प्रत्याशी आसिम राजा ही थे। तब भी समाजवादी पार्टी की ओर से कई मांगे की गई थी, कई आरोप लगाए गए थे। और एक बार फिर से एसपी ऑफिस पर धरने पर आसिम राजा बैठे हैं और मांग कर रहे हैं पुलिस को हटाकर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की। मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो और रामपुर की जो मौजूदा पुलिस अधिकारी हैं, जो थाना अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी में ये निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकेगा। ये एक प्रश्न चिन्ह है। चुनाव आयोग को हम कई बार शिकायतें कर चुके हैं, प्रेक्षक महोदय से भी कह चुके हैं कि इन अधिकारियों को हटाया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हटाया गया है। चुनाव आयोग ने भी संज्ञान नहीं लिया गया। पार्टी का डेलीगेशन लखनऊ में चुनाव अधिकारी से भी मिल चुका है। तो हमें जो जमहूरियत ने हमें हक दिया है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।